नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं इंडिया वाले गठबंधन को लेकर, बहन कुमारी मायावती को लेकर और एनडीए को लेकर, क्योंकि अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिया वाले गठबंधन में आरएलडी और सपा में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी को तो आप जानते ही हैं, बीजेपी ने पिछले कई सालों से एक खेल चलाया हुआ है। वो तमाम पार्टियों के नेताओं को तोड़ती है और अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। कुछ जगह बीजेपी ने इसी तरह सरकार भी बनाई है। अब आप महाराष्ट्र को ही देख लो, पहले महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर अपनी सरकार बनाई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, और अब उसके भी बाद जब उससे भी मन नहीं भरा तो महाराष्ट्र के अंदर ही भाजपा सरकार ने यानी कि मोदी ने एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार को वहाँ का मंत्री डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही थी। अब उन्हें कोई मंत्रालय दे दिया गया है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने दो पार्टियां तोड़ के कमज़ोर कर दी है, और अब वही दोनों पार्टियां उस एनडीए नाम वाले गठबंधन में शामिल है। शिवसेना के अध्यक्ष भी ठाकरे उस गठबंधन में हैं और शरद पवार भी गठबंधन में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के पास 2-3 मुद्दे थे। एक मुद्दा था राम मंदिर का। अब बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया है, बन रहा है, तो वो मुद्दा खत्म हो गया। इनके पास एक मुद्दा और था हिंदू धर्म का। अब हिंदू धर्म को लेकर ये लोग रात दिन चिल्लाते रहते हैं मीडिया में, लेकिन अब इनके हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो रात दिन चिल्लाता है बीजेपी के पक्ष में, और इधर गोदी मीडिया चिल्लाता है, उधर सोशल मीडिया वाले इनको बेनकाब कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। क्योंकि अब लोगों ने गोदी मीडिया वालों का चैनल देखना छोड़ दिया है। अब पूरे देश के लोग, युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सबके सब सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है और टीवी में दिखाया क्या जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बताऊं, अभी हाल ही में बीजेपी ने सपा और आरएलडी के 4 ऐसे बड़े नेताओं को तोड़ा है, उनको भाजपा में शामिल करा लिया गया है। सबसे पहले नंबर पे साहब सिंह सैनी, जो सपा के एक बड़े नेता है, जिनकी पकड़ एक अच्छी खासी पिछड़े समाज पर है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, उनको उन्होंने तोड़ लिया है। नंबर 2 पे हैं राजपाल सैनी, जो आरएलडी के नेता हैं, बड़े नेता, उनके सांसद भी है। उनको भी बीजेपी ने लालच देकर किसी भी माध्यम से तोड़ लिया है। उनकी भी एक अच्छी खासी पकड़ पिछड़े समाज पे हैं। नंबर 3 पे हैं सुषमा पटेल, जो कि जौनपुर में अच्छी खासी पकड़ रखती हैं पिछड़े समाज पर, दलित समाज पर। और नंबर 4 पे हैं जगदीश सोनकर, जो कई बार विधायक रह चुके हैं जौनपुर से ही। अब उनको भी बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। हालांकि जगदीश सोनकर बसपा के बड़े नेता रह चुके हैं, और फिर उन्होंने बगावत करके वो अब बीजेपी में आ गए हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे में बीजेपी के पास क्या मुद्दा बचेगा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ अब एक ही काम रह गया है, दूसरों की पार्टियों को तोड़ो और अपनी पार्टी जोड़ो। और इंडिया वाले गठबंधन से बीजेपी इतनी चिड़ी हुई है कि मोदी जी ने उन पर तंज कस दिया है, और फिर उधर से खड़गे साहब ने भी मोदी जी को पेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज आरएलडी और सपा के टूटने से आपको बताऊं, अब मुद्दा गरमरा गया है कि एनडीए गठबंधन कमज़ोर हो रहा है, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए रास्ता साफ हो रहा है। क्योंकि आप न कहीं देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। पहले अखिलेश यादव का साथ ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ा, चले गए भाजपा में। हालांकि ओम प्रकाश राजभर पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 2024 में हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनके जुबान पे मायावती के सिवा कोई और नाम तक नहीं आया। हर बार बयान देते रहे, अपने बेटे अरविंद राजभर से बयान दिलवाया कि बहन जी को पीएम देखना चाहते हैं। गठबंधन को नसीहत दी कि पूरे विपक्षी गठबंधन को जाकर बहन जी के द्वारे जाकर उनको मनाना चाहिए, गठबंधन में लाना चाहिए कि हम आपको पीएम बनाएंगे। लेकिन आज अपनी कुर्सी का लालच देखकर बीजेपी में चले गए।
एक समय राजभर जी कहते थे कि अगर हमारे देश में सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है, और उसके बाद झूठों की गिनती में मैं उनके बाद योगी जी को मानता हूँ। और आज वही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। तो ये कैसे नेता हैं जो बार बार दल बदलते रहते हैं, कभी इस दल में तो कभी उस दल में। और अच्छा ही हुआ बहन जी ने ओम प्रकाश राजभर को भाव नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही जानती है कौन नेता मौसम वैज्ञानिक है, कौन किधर भाग जाए, किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आरएलडी और सपा के बारे में। आरएलडी वो सपा समाजवादी पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। पहले ओम प्रकाश राजभर ने उनका साथ छोड़ा, उसके बाद केशव देव मौर्य ने सपा का साथ छोड़ा, वहाँ पर और कमज़ोर हुई। और संजय निषाद ने भी सपा का साथ छोड़ा, वो भी और कमज़ोर हुई। अब ये सारी की सारी पार्टियां लगभग केशव देव मौर्य को छोड़कर एनडीए वाले गठबंधन में जा चुकी हैं, यानी कि भाजपा के साथ जा चुकी हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही हैं। और एक तरफ इंडिया वाले गठबंधन में कांग्रेस और अखिलेश यादव में एक अंदरूनी बहस छिड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर। आरएलडी पहले से ही कमज़ोर है, लेकिन अब इन्हीं कमज़ोरी को देखते हुए लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी है। एनडीए वाले गठबंधन के नेताओं ने चर्चा शुरू कर दी है कि अब बहन जी को गठबंधन में लाना ही पड़ेगा, उनको पीएम पद का दावेदार बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन में कोई भी मुख्य रूप से बड़ा नेता दिखाई नहीं देता। अगर बात करें बसपा की, तो बहुजन समाज पार्टी लगभग देश के 13 राज्यों में एक अपना अच्छा खासा वोट बैंक रखती है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के लिए रास्ता साफ हो गया है कि अब उनको गठबंधन में जाना ही पड़ेगा। गठबंधन वाले जरूर बुलाएंगे, क्योंकि चर्चाएं तेज हो चुकी है। वैसे तो बहन जी अभी इस गठबंधन से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि पहले गठबंधन की मीटिंग पटना में हुई, उस पटना वाली मीटिंग में बुलावा तक नहीं भेजा। उसके बाद वही मीटिंग गठबंधन की बेंगलोर में हुई, उसमें भी बहन जी को बुलावा तक नहीं भेजा। और साथ ही साथ थोड़ी बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो मुस्लिमों के बड़े नेता है। उनको भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के नेता को इंडिया वाले गठबंधन ने नज़रअंदाज किया, जबकि वो जानते हैं कि ये 2 बड़े नेता मुस्लिमों के असदुद्दीन नेता और बहुजन समाज की मायावती जी कभी भी एनडीए के साथ नहीं जा रही हैं। उसके बावजूद भी इनको बुलावा नहीं आया कि आप आइए, गठबंधन का हिस्सा बनिए और देश को बचाने में हमारी सहायता कीजिए। अब इन दोनों पार्टियों के पास लगभग, अगर देखा जाए, लगभग 35% वोट बैंक है, अगर मोटी माने तो बसपा और एमआईएम के पास। लेकिन इंडिया वाले गठबंधन ने शुरू के दिन से मूर्खता करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है इनको वहाँ पर ना बुला के। लेकिन अब कहीं ना कहीं चर्चा होने लगी है कि अब बहन जी को बुलाना ही पड़ेगा। इस गठबंधन की बागडोर बहन जी थामेंगी, क्योंकि बहन जी एक बड़ी नेता है। दोस्तों, एक बात कहीं ना कहीं निकल कर और भी आ रही है कि इस गठबंधन में, इंडिया वाले गठबंधन में, उन्होंने चंद्रशेखर रावण को नहीं बुलाया है, जबकि इस गठबंधन में चंद्रशेखर के दल, एएसपी भीम आर्मी से भी छोटे दल और दल इस गठबंधन में शामिल है, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया है। और अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी, आजकल इन तीनों में घनी मित्रता चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर नहीं बुलाया गया। तो इन बातों से यही क्यास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को बुलाने की फिराक में है कि कब उनको बुलाया जाए और कैसे उनको न्योता भेजा जाए। ये बातें लोग उठा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर, जो तमाम खबरें वायरल है। दोस्तों, जो खबरें हम आपको दिखाते हैं वो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सोशल मीडिया से जुड़े रहिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए भाजपा की सरकार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब
साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाने पर उतारू है कि किसी भी जरिए लालच दे के, डरा के, धमका के नेताओं को अपने पाले में कर लो, चाहे वो गुंडाई क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, मवाली क्यों ना हो। भाजपा के अंदर आते ही दूध का धुला सफ़ेद हो जाएगा, बिल्कुल पुण्य हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे उसके। और आपने देखा भी होगा पीछे बड़े बड़े नेताओं को भाजपा में बुलाकर उनको दूध का धुला बता दिया गया है। तो दोस्तों, भाजपा ने पहले महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, अब उत्तर प्रदेश से सपा को तोड़ रहे हैं, आरएलडी को तोड़ रहे हैं, एक दो नेता बसपा का भी तोड़ा है, और भी दलों के नेता तोड़े हैं। तो दोस्तों, क्या भाजपा अब इस नीति से आगे बढ़ना चाह रही है? तो इस चीज़ से सभी पार्टियों को सावधान होने की ज़रूरत है और एक गठबंधन बनाकर, एक झंडा बनाकर उसके नीचे काम करने की ज़रूरत है अगर देश में सत्ता में भाजपा को लाने से रोकना है। क्योंकि भाजपा के पास वोट बैंक कहीं ना कहीं है, लेकिन महागठबंधन के आगे सब फेल हो जाता है। लेकिन इनके पास ईवीएम मशीनें हैं। इन ईवीएम मशीनों पर गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता क्यों नहीं मुंह खोलता है, क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि सब जानते हैं ईवीएम के माध्यम से घोटाला किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग चुप है। तो कहीं ना कहीं डाउट भी होता है, क्या ये कांग्रेस वाला गठबंधन इंडिया बीजेपी को तीसरी बार फिर सत्ता में बिठाने के लिए तो नहीं है? ये एक शक के दायरे वाली बात है। और दोस्तों, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मुख्य बात बतानी थी आपको कि जो एनडीए वाला गठबंधन है उसमें टोटल लगभग 39 यानी कि 39 दल है भाजपा को मिलाकर। एक बड़ा गठबंधन है एनडीए वाला भी, लेकिन उनमें एक मुख्य बात क्या है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बताने के लिए आपको, कि उनमें से 26 दल ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जिनका कोई भी ना तो विधायक है ना कोई सांसद है। तो अब सोचिएगा, जब भाजपा ऐसे छोटे छोटे दलों को लेकर चलती है तो ये इंडिया वाला गठबंधन छोटे दलों को छोड़कर क्यों चल रहा है? अभी भी लगभग 6 पार्टियां ऐसी हैं जो इस गठबंधन से बाहर है, ना तो वो इंडिया में है ना वो एनडीए में है। तो दोस्तों, आप इस पर क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।